सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ यूएसए फॉरेन पॉलिसी, यानी अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताएं। ये जो टॉपिक है ये बीए थर्ड ईयर और एमए प्रीवियस में अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो पुस्तक चलती है उसके सिलेबस का हिस्सा है। इसके अलावा जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। बीए थर्ड ईयर में और एमए प्रीवियस में कई बार एक सवाल आया है कि अमेरिकन विदेश नीति की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। ये सवाल कई बार आया है, आपको याद करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक दो साल छोड़ के हर बार रिपीट होता है ये सवाल कि अमेरिका की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो ये आपको याद करना है। तो आइए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर अपन चर्चा करते हैं कि अमेरिकन विदेश नीति की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला तो है साम्यवाद का अवरोधन। जैसा कि मैंने आपको बताया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में दो बड़ी ताकत उभरी थी, एक था सोवियत संघ और दूसरा था संयुक्त राज्य अमेरिका। दोनों विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी, दोनों की विपरीत विचारधारा थी। सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था और अमेरिका उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद का समर्थक था। तो अमेरिका द्वारा साम्यवाद के अवरोधन की नीति अपनाई। जॉर्ज ऑर्वेल कहते थे कि सोवियत संघ जो है वो नाजी खतरे से भी बड़ा खतरा है, और अमेरिकन विदेश नीति के जो अन्य सभी तत्व हैं, चाहे उसके द्वारा कोई द्विपक्षीय संधि की गई हो या बहुपक्षीय सुरक्षा संधि की गई हो, सैनिक गठबंधनों का निर्माण हो, विदेशों में सैनिक अड्डों की स्थापना हो, शस्त्रों की दौड़ हो, ये सब के सब साम्यवाद के अवरोध की नीति के परिणाम थे। चार्ल्स लर्च ने एक बार कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रत्येक सोवियत विस्तारवादी कार्य में विघन डालने का निश्चय किया है। विश्व के किसी भी हिस्से में जहां सोवियत संघ और चीन अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, वहां संयुक्त राज्य अमेरिका उनका विरोध करने के लिए कृत संकल्प था। और इसी नीति के क्रियान्वयन में अमेरिका को यूरोप में सैनिक संधियां करने, अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्रवाइयों का समर्थन करने की बात हो, या दक्षिणी पूर्वी एशिया में खुले तौर पर युद्ध करने की बात हो, लैटिन अमेरिका को विशाल स्तर पर दीर्घकालीन आर्थिक सहायता देने की बात हो, ये सारे के सारे कार्य जो अमेरिका के द्वारा किए गए, उसके पीछे केवल एकमात्र तत्व था साम्यवाद का अवरोधन करना। दूसरी अमेरिकन विदेश नीति की दूसरी विशेषता है सैनिक संधियों की नीति। साम्यवाद और सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने अनेक सैनिक संधियां की, अनेक मैत्रियों का निर्माण किया। जैसे 1949 में नाटो संधि, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1954 में सिएटो संधि, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1955 में बगदाद समझौता जिसको सेंटो संधि भी कहा जाता है, सेंट्रल ईस्ट नेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका के साथ 1951 में एंजस समझौता इनके द्वारा किया गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसके अलावा अमेरिका ने जो है लैटिन अमेरिकी देशों के साथ रियो संधि पर हस्ताक्षर किए, रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील के अंदर 1947 में, और एक संगठन बनाया गया ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, OAS, अमेरिकी राज्यों का संगठन। इसके अलावा यूरोपियन राष्ट्रों की सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए 1949 में पारस्परिक प्रतिरक्षा सहायता कार्यक्रम शुरू किए गए। और आज शीत युद्ध का अंत होने के बावजूद अमेरिका ने अपने नाटो नामक सैनिक संगठन को समाप्त नहीं किया है, बल्कि वह उसका निरंतर विस्तार कर रहा है। और जो देश पहले साम्यवादी खेमे में थे उन देशों को भी वह नाटो में शामिल कर चुका है, चाहे वो पोलैंड हो, हंगरी हो, चेक गणराज्य हो, यानी पूर्व साम्यवादी खेमे के देशों को भी अमेरिका नाटो में जगह दे रहा है ताकि इस सैनिक संधियों को और इस सैनिक गठबंधनों को बढ़ाया जा सके। तो ये अमेरिकन विदेश नीति की एक दूसरी विशेषता रही है। तीसरी, विदेशी आर्थिक सहायता की नीति। दरअसल शीत युद्ध के दिनों के अंदर अमेरिकन विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य था साम्यवाद का अवरोधन, और उस साम्यवाद के अवरोधन के लिए इन्होंने विदेशों को अनेक बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता प्रदान की। इस आर्थिक सहायता के कुछ उद्देश्य थे, जैसा कि सबसे बड़ा उद्देश्य तो था साम्यवाद का बढ़ते रोकना। दूसरा, आर्थिक और सैनिक सहायता प्रदान करके दूसरे देशों के अंदर सैनिक अड्डों, बंदरगाहों और सामरिक महत्व की सुविधाओं को प्राप्त करना। और तीसरा था दो राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग देना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के अनेक जो है आर्थिक और तकनीकी सहायता के कार्यक्रम अमेरिका के द्वारा शुरू किए गए थे, जैसे एक उदार पट्टा कार्यक्रम। इसके अंदर जो है 1945 तक ये चला और $49.1 बिलियन की जो सहायता राशि थी अमेरिका के द्वारा दी गई। सहायता किन किन देशों को दी गई? ब्रिटेन को, फ्रांस को, सोवियत संघ को और चीन को।
उस समय सोवियत संघ और जो है चीन अमेरिका के मित्र राष्ट्र थे। तो 1945 तक उदार पट्टा कार्यक्रम के तहत इनको सहायता दी गई। दूसरा, 1948 से लेकर 1952 तक पश्चिमी यूरोप के जो 16 देश थे उनको लगभग 20 अरब डॉलर सहायता देने का लक्ष्य रखा गया था मार्शल योजना के तहत, ताकि ये साम्यवादी खेमे में नहीं चले जाएं। तीसरा, ट्रूमैन जो सिद्धांत था, ट्रूमैन जो योजना थी, उसके तहत तुर्की और यूनान जो थे उनको आर्थिक सहायता प्रदान की गई 4 सूत्री कार्यक्रम के तहत। एक 1961 के अंदर अमेरिकन राष्ट्रपति कैनेडी ने अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना कार्यक्रम एशिया के देशों के लिए शुरू किया था, ताकि एशियाई देशों को अमेरिकन खेमे में शामिल किया जा सके। और लैटिन राज्यों के विकास के लिए अमेरिका ने प्रगति के लिए मैत्री योजना बनाई थी। इन सभी आर्थिक सहायता कार्यक्रमों का एकमात्र उद्देश्य था साम्यवादी प्रभाव को रोकना और अमेरिकन प्रभाव में विस्तार करना। मानवाधिकारों का समर्थन करने की नीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर अमेरिका स्वयं को मानवाधिकारों का रक्षक कहता है। यद्यपि अमेरिका को मानवाधिकार वहीं का हनन वहीं दिखाई देता है जहां उसके राष्ट्रीय हित नजर आते हैं। जहां पर अमेरिकन समर्थक तानाशाह मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे होते हैं, अमेरिका वहाँ मानवाधिकारों की बात नहीं करता। जैसे पाकिस्तान के द्वारा बलूच जो एरिया है उसके अंदर जो है लगातार वहाँ की सेना मानवाधिकारों को उल्लंघन कर रही है, लेकिन वो अमेरिका को दिखाई नहीं देता है। कार्टर प्रशासन जो थे उसने मानवाधिकारों के मुद्दे पर विशेष रुख अपनाया और एक वहाँ जो विदेश विभाग जो था, स्टेट डिपार्टमेंट जिसको वहाँ बोलते हैं, उसमें एक पृथक ब्यूरो जो है मानवाधिकारों के लिए बनाया। एक अमेरिका लोक नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप करता रहता है। अमेरिका खुद को लोकतंत्र का बड़ा समर्थक देश कहता है, बड़ा रक्षक देश स्वयं को कहता है, और लोकतंत्र के नाम पर, अमेरिका के नागरिकों के हितों के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर यह अपने पड़ोसी देशों के मध्य कई और एशिया के देशों के मध्य ये हस्तक्षेप करता रहा है। जैसे अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ग्रेनेडा और पैनामा में दखल दिया, 1983 में ग्रेनेडा में, 1989 में पैनामा में दखल दिया, 1965 में डोमिनिकन गणराज्य में दखल दिया, और जॉनसन ने लगभग 14,000 नौसैनिक जो थे, नेवी के जो सैनिक थे, वो डोमिनिकन गणराज्य में भेजे। और राष्ट्रपति जॉनसन ने दावा किया था कि हमारा हस्तक्षेप का जो उद्देश्य है वो है डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर साम्यवाद की स्थापना को रोकना। और 1966 में अमेरिकन नेवी के सैनिक वहाँ से लौट आए। इसके अलावा 1983 में अमेरिका ने 1900 सैनिक ग्रेनेडा में भेजे। हैती के अंदर भी इसने हस्तक्षेप किया। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले 1915 में हैती में अमेरिकन नेवी के सैनिक गए थे और 1934 में वापस लौट के आए। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने हैती का संविधान तैयार करवाया और 1947 तक हैती का वित्तीय नियंत्रण भी अमेरिका के हाथ में था। इसके बाद में 1994 में लोकतंत्र बहाली के नाम पर अमेरिका की सेनाएं हैती की जो राजधानी है पोर्टो प्रिंस वहाँ चली गई। तो इसने लोकतंत्र के नाम पर हस्तक्षेप की नीति अपना इसने रखा गया है। इसके अलावा विकासशील देशों पर दबाव बनाने की रणनीति पर भी अमेरिका के द्वारा काम किया जाता है। दरअसल ये विकासशील देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित रखना चाहता है। जैसे भारत और रूस के मध्य जब क्रायोनिक इंजन को लेकर समझौता हुआ और रूस भारत को क्रायोनिक इंजन देने के लिए सहमत हो गया, तो अमेरिका ने जो है MTCR जो संधि है, जिसके तहत जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र जो है वो महाशक्तियाँ नहीं करेंगी, एक एग्रीमेंट हो रखा था, उसके तहत रूस पर दबाव डाला और इस क्रायोनिक इंजन भारत को देने के समझौते को। इसके अलावा भारत का जो अंतरिक्ष संगठन है इसरो और रूस का जो अंतरिक्ष संगठन अवकाशास, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया ताकि भारत को रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं मिले। अमेरिका के दबाव के कारण ही भारत ने क्यूबा को चावल नहीं बेचे, ईरान को परमाणु रिएक्टर नहीं दिया और अपनी जो मध्यम दूरी की जो मिसाइल थी अग्नि, उसका कुछ समय तक परीक्षण टाल दिया। अमेरिका का प्रयास ये रहा कि भारत जैसे देश ताकतवर बनकर नहीं उभरे और भारत पर निरंतर दबाव डाला कि वो CTBT और NPT पर साइन नहीं करते। लेकिन जब भारत ने 1998 में परमाणु बम का परीक्षण किया तो क्लिंटन प्रशासन ने भारत पर तत्काल ही कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। तो विकासशील देशों पर लगातार दबाव बनाए रखने की रणनीति अमेरिका की रही है। अमेरिका की एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी है और उस दिलचस्पी के पीछे कारण भी है, क्योंकि पहले क्या था कि अमेरिकन माल की खपत यूरोपियन बाज़ारों में अधिक होती थी, लेकिन यूरोपियन यूनियन अस्तित्व में आया। यूरोपियन यूनियन ने बहुत ज़्यादा प्रगति की और यूरोपियन यूनियन के देश साझे रूप से अमेरिका के लिए चुनौती बनने लगे। अमेरिका को अपने माल को खपाने के लिए नए बाज़ारों की आवश्यकता होती है और एशिया और प्रशांत क्षेत्र जो है तैयार माल के एक बड़े बाज़ार के रूप में उभर रहा है।
इसके अलावा वहाँ रोज़गार भी सर्जित हो रहा है। बिल क्लिंटन ने जो अमेरिका का प्रशांत का तटवर्ती नगर है सिएटल, उसमें 15 सदस्यों का एक शिखर सम्मेलन, 15 सदस्य देशों का एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया और कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो आर्थिक विस्फोट हो रहा है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। अगर ऐसा ही रहा तो रोजगार और बाजार दोनों एशिया के देश छीन ले जाएंगे। हम नहीं चाहते कि एशिया में अपनी सैनिक उपस्थिति बनाए रखें। क्षेत्रीय नेतृत्व का बोझ उठाने पर क्षेत्र के आर्थिक विकास से होने वाले लाभ से वंचित रहे। न यह तो उचित है, न दूरगामी हित है। और एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रत्येक देश अमेरिका को आज निर्यात ज़्यादा करता है। चीन और जापान की यदि हम बात करें तो चीन और जापान दोनों के साथ अमेरिका व्यापार घाटे में है। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की, अमेरिका की दिलचस्पी बढ़ रही है और उस बढ़ती हुई दिलचस्पी का एक महान का भी कारण जो 21वीं सदी में है, चीन का उभार। चीन तेज़ी से एक आर्थिक और सैनिक महाशक्ति बनता जा रहा है और न केवल महाशक्ति बन रहा है बल्कि अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में आ रहा है। तो चीन की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए भी अमेरिका आज एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी ले रहा है। इसके अलावा अमेरिका की नीति एक घोषित रही है 2001 में, जब अमेरिका में पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब अटैक हुआ तो उसके बाद में अमेरिका ने कहा कि जो कोई भी देश आतंकवाद का समर्थन करेगा या आतंकवादियों को पनाह देगा वो अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। तो आतंकवाद के उन्मूलन की नीति अमेरिकन विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा अमेरिका आज एक नव उपनिवेशवादी देश है। दरअसल ये अमेरिका जो है नव उपनिवेशवाद को प्रश्रय दे रहा है, अपना वैश्विक साम्राज्य स्थापित करना चाह रहा है और इसके लिए वह अपने डिपेंडेंट स्टेट्स और सैटेलाइट स्टेट्स की स्थापना कर रहा है। सैनिक हस्तक्षेप की नीति पर चल रहा है। उसकी नीति साम्राज्यवाद की नहीं है कि वह दुनिया उस देशों पर कब्जा करना चाहता है, बल्कि वह वहाँ युद्ध करता है, उन देशों को तबाह कर देता है और वहाँ पर अपनी कठपुतली सरकारें स्थापित कर देता है। जैसे अफगानिस्तान और इराक की यदि हम बात करें तो आज अमेरिका अपनी ताकत को बढ़ाए रखने के लिए सैनिक हस्तक्षेप की नीति का अवलंबन भी करता है। तो ये अमेरिकन विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आपको याद करना है। कोई दिक्कत हो इस कंटेंट से रिलेटेड तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। उसका उचित समाधान करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।